नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, संविधान विषय के क्रम में हम आज एक अपने अलग चैप्टर पे या नए चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है साथियों मूल अधिकार, या इसको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। तो हमने सबसे पहले साथियों देखा था कि संविधान क्या है, फिर हमने संविधान की निर्माण कैसे कैसे हुई इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया। फिर हमने संविधान के प्रस्तावना के बारे में आपको बताया। प्रस्तावना के बाद उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साथियों हमने देखा कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक क्या है, उसको हमने आपको एकदम विस्तार में चर्चा किया। उसके बाद आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 हमने नागरिकता से संबंधित एक वीडियो के माध्यम से आपको हर चीज रखने की कोशिश की। अब 5 से 11 आर्टिकल तक तो हमने आपको चीजें एकदम क्लियर कर दी। अब उसके बाद साथियों आता है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 12 से 35। अब ये हमको पढ़ना है। आर्टिकल 12 से 35 जैसे साथियों नागरिकता भाग 2 में था, भाग 2 नागरिकता संबंधित है साथियों, आर्टिकल आर्टिकल 5 से 11। अब उसी तरीके से हम भाग 3 में चलते हैं, तो भाग 3 में जब जाओगे तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 ये आपका आता है मूल अधिकार के अंतर्गत। हमारा जो भारतीय संविधान है साथियों, इसमें आर्टिकल 12 से 35 हमारा मूल अधिकार बताता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार होते क्या हैं, आखिर में मूल अधिकार है क्या, और ये किसी भी व्यक्ति के लिए, जो राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति या किसी देश में कोई व्यक्ति अगर निवास कर रहा है या उस देश का नागरिक है, उसके लिए मूल अधिकार कितना जरूरी है, उसकी स्वतंत्रता, उसकी समानता, उसकी जो भी कुछ है, अगर वो किसी देश में रह रहा है उसके लिए उसका मूल अधिकार बहुत मायने रखता है साथियों। तो मूल अधिकार होता क्या है, और हम और आप एक व्यक्ति होने के नाते हमारे मूल अधिकार क्या क्या है, मतलब कि हमारा संविधान जो है हमको और आपको ऐसे कौन कौन से अधिकार देते हैं जिसका प्रयोग करके हम अपने देश में आजादी पूर्वक रह सकते हैं। तो इन सभी पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मूल अधिकार है क्या, मूल अधिकार क्या है, इसको हम पूरा चर्चा करेंगे। फिर हम आएंगे कि मूल अधिकार की विशेषताएं क्या क्या है, हमारे संविधान में, जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये देखेंगे। फिर साथियों हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा जो संविधान में जो मूल अधिकार बना उसका निर्माण कैसे हुआ, मतलब कि जो संवैधानिक प्रावधान है संविधान में कहाँ है, कब कैसे बना, किसने बनाया, ये सारी चीजें हम संवैधानिक प्रावधान में मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। और उसी क्रम में साथियों हम आगे चलेंगे और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आर्टिकल 13 जो पढ़ाएंगे साथियों, इसी के नीचे हम आपको एक विवाद बताएंगे कि क्या मूल अधिकार को, संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया है, क्या मूल अधिकार को संसद जो है संशोधन करके उसको कम या समाप्त कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये जो विवाद है इस पे कौन कौन से केस हुआ ये बताएंगे। इस पे साथियों अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है जो विवाद से संबंधित है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है साथियों। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा क्या है, इसमें हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो ये वीडियो साथियों बहुत, मतलब मूल अधिकार साथियों ना एक बहुत लंबा चैप्टर है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जाना है। तो इसलिए हम इसको पार्ट वाइज में शामिल करेंगे, पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो बना के सारा 12 से 35 पढ़ा दिए, नहीं, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे 2-3 वीडियो जो भी जाएगा, 4 वीडियो जो भी जाएगा, हम आराम से समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा कि मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मूल अधिकार की हेडिंग दीजिएगा, नया चैप्टर। उसके नीचे साथियों ये इंडेक्स बना लीजिएगा कि जैसे मूल अधिकार का परिचय, विशेषता, संवैधानिक प्रावधान, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। फिर नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। अब उसके बाद शुरू कीजिएगा क्या, परिचय। उसके नीचे जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि आर्टिकल 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे कर करके हम पूरा 35 तक जाएंगे। ठीक है, तो हम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे एकदम मस्त होके एकदम इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। पढ़ाई को ना एक मजेदार विषय है साथियों, पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना चाहिए कभी, पढ़ाई एकदम मस्त होकर करना चाहिए। तो मूल अधिकार क्या है, हम इसका देखते हैं परिचय कि मूल अधिकार है क्या। साथियों इसके नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि मिटा देते हैं इसको, फिर आपका परिचय पढ़ाते हैं कि परिचय है क्या। तो साथियों जैसे मूल अधिकार है, इसको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। हमारे जो जीवन या हमारे व्यक्तित्व है, हमारे विकास के लिए जो हमारा जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसको हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो आराम से समझते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। पहले हम हेडिंग देते हैं परिचय, परिचय देते हैं साथियों और इसका समझने की कोशिश करते हैं कि मूल अधिकार क्या है। ठीक है, जैसे साथियों हमने जब आपको संविधान पढ़ाया था, संविधान जब पढ़ाया था कि संविधान क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज होता है और संविधान में बहुत सारे नियम विनियम लिखे होते हैं जिसपे ये बताया जाता है कि सरकार कौन बनाएगा, सत्ता का, सरकार को कितनी शक्ति प्राप्त होगी, सरकार शासन कैसे करेगी जनता पे,
और सरकार को जो है भी है शक्ति, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को जो भी शक्ति है, वो हमारे संविधान किस प्रकार उनको देती है, ये सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी हुई है। तो किसी भी देश का जो संविधान होता है साथियों, उसमें ये सारी चीजें लिखी होती है। लेकिन साथियों, सिर्फ इतनी ही चीजें किसी भी देश के संविधान में नहीं होती, उससे अलग भी चीजें होती हैं। जैसे अगर आप ये चीज समझना कि जैसे संविधान में ये तो हमने कहा कि सरकार की शक्ति का स्रोत होता है, ठीक है, एक लिखित दस्तावेज है, लेकिन सिर्फ सरकार की ही शक्ति उसमें नहीं दी गई होती। हम अगर किसी भी देश में रह रहे हैं, अगर कोई भी देश है साथियों, उसमें कुछ नागरिक भी होंगे, कुछ लोग भी होंगे, कुछ व्यक्ति भी होंगे, तो उन व्यक्तियों को भी उनको तो भी कुछ अधिकार होगा। उन जो व्यक्ति रह रहे हैं, उनके समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं, उस व्यक्ति को, उस समाज को भी तो कुछ अधिकार होगा। तो संसद साथियों इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, या संसद या संविधान सभा, संसद नहीं, संविधान सभा साथियों इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में साथियों मूल अधिकार का एक प्रावधान लेके आई कि मूल अधिकार से संबंधित किसी भी व्यक्ति का, जैसे आप हैं, हम हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ अधिकार होगा। अगर हम किसी देश में रह रहे हैं, अगर हम किसी जगह पे रह रहे हैं, अगर हम निवास कर रहे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारी भी तो कुछ स्वतंत्रता होगी, हमारी भी तो कुछ आजादी होगी, हम भी तो चैन से जी सकते हैं। जैसे हमारा भी, जैसे हम समाज में रह रहे हैं, तो हमको हमारे साथ समानता का व्यवहार हो, ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये हमारे मूल अधिकार सुनिश्चित करेगी। ऐसा नहीं है कि हम है और आप है या कोई और है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार होगा, मेरे साथ बुरा व्यवहार होगा, ऐसा नहीं। तो संविधान इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होगा, इसके लिए मूल अधिकार बनाई। हम और आप हैं, जैसे प्राचीन समय में साथियों, पिछले समय में जब जाओगे, आजादी के पहले या उससे और पहले जाओगे, तो वहां पे दलितों का, महिलाओं का किस प्रकार से शोषण होता था। तो महिलाओं को भी कुछ अधिकार होने चाहिए, दलितों को भी कुछ अधिकार होने चाहिए। इन सबके अधिकार को सुनिश्चित कौन करेगा? मूल अधिकार करेगा। मूल अधिकार ही बताएगा कि दलितों के साथ भेदभाव नहीं होगा, या दलितों के साथ छुआछूत नहीं होगा, या महिलाओं को ये दिया जाएगा, महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा, महिलाओं के साथ न्याय किया जाएगा। ये सब चीजें, जैसे कोई भी व्यक्ति है, हमारी राज्य जो है, जो राज्य है, राज्य मतलब कि जो जो किसी भी देश का राज्य है, वो किसी भी व्यक्ति को शोषण नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता। उसकी व्यक्ति को आजादी होगी, कितनी आजादी होगी, क्या आजादी होगी, ये सारी चीजें साथियों मूल अधिकार में दी गई है। मिला जुला के कहने का मतलब ये है साथियों कि जो मूल अधिकार होता है वो किसी भी नागरिक के साथियों चहुमुखी विकास, ध्यान से समझना कि जो जो मूल अधिकार होता है साथियों, ये मूल अधिकार जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करता है। किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी मतलब चारों तरफ से विकास को, या किसी भी व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करता है। चहुमुखी विकास को क्या करता है? सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। जैसे साथियों एक चीज समझना कि आपके घर में, मान लेते हैं कि आप अगर आपके घर में पापा, मम्मी, भैया या जो भी होंगे, बहन जो भी है साथियों, ये अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर ऑफिस में वो काम कर रहे हैं या कहीं भी वो मजदूरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो पैसा कमा के लेके आ रहे हैं साथियों, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई ऑफिस में 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, आपके पापा को अधिक वेतन या कम वेतन दिया जाए और आपके जो भी उनके कलीग हैं, उनके साथी हैं, उनको कम या ज्यादा वेतन दिया जाए। भेदभाव तो नहीं कर सकती ना कंपनी। अगर कंपनी साथियों लगी है, इसका मतलब है कि लोगों को समानता समान रूप से होनी चाहिए। अगर उनको 5,000 रुपए वेतन दे रही है, तो आपके पापा, भैया या मम्मी पापा या जो भी बहन है, इनको भी ये सुनिश्चित करेगी कि 5,000 रुपए इनको भी मिलेगी। तो इस प्रकार से साथियों व्यक्ति को क्या करती है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको समानता मिले। साथियों जैसे एक चीज समझना कि आपकी आपकी मम्मी है, मान लेना आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी कहीं काम करने गई, तो उनको इस आधार पे भेदभाव हो रहा है उनके साथ कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, महिला है। तो ऐसा तो नहीं होनी चाहिए कि वो महिला है इसलिए उनके साथ भेदभाव करें, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी मम्मी को विकास करना है, चौमुखी विकास करना है, तो उनको अधिकार कौन देगा? उनको अधिकार हमारा मौलिक अधिकार देगा। और मौलिक अधिकार यही कहेगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर लड़की है या लड़का है, दोनों के साथ समान व्यवहार करो। अगर अगर एक कंपनी है, एक जगह पे अगर 10 लोग काम करें, 10 के साथ समान व्यवहार करो। तीसरी चीज साथियों, और अगले क्रम में, मतलब मौलिक अधिकार क्या है, इसको व्यापक आपको एक समझ विकसित कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार साथियों जैसे राज्य है,
राज्य आपको स्वतंत्रता पे कितनी मतलब कि आप पे अंकुश लगा सकती है, कितना आपको साथियों कंट्रोल कर सकती है, इसका भी मौलिक अधिकार में लिख दिया गया है कि राज्य जो है इस मात्रा तक जो है आपको शोषण मतलब आपको जो है सीमित कर सकती है। बाकी जैसे स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार है, हमारा हमारा बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रेस का अधिकार है, ये सब क्या है मौलिक अधिकार में साथियों आता है। तो मौलिक अधिकार किसी भी देश का अगर मौलिक अधिकार है साथियों, तो यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति का जो है विकास जो हो वो चहुमुखी हो। व्यक्ति का विकास कैसा हो? चहुमुखी विकास हो। विकास का मतलब साथियों कौन सा विकास हो साथियों? जैसे उसका मानवीय विकास हो। ये मौलिक अधिकार यही सुनिश्चित करता है कि अगर समाज में कोई भी व्यक्ति है तो उसका विकास जो है चहुमुखी विकास हो। मानवीय विकास, आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास कैसे आएगी साथियों? आध्यात्मिक विकास साथियों आएगी उसके धर्म की रक्षा करके। अगर किसी भी व्यक्ति को ये आजादी दे दी जाए कि आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो, किसी भी धर्म को, और अपने धर्म में कैसे आचरण करना है, कि कैसे पूजा करना है, कैसे उस चीज को मैनेज करना है, ये सारी चीजें अगर किसी व्यक्ति को आजादी दे दी जाए तो वो क्या होगी? उसके आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करेगी। नैतिक विकास को भी साथियों सुनिश्चित करती है। नैतिक विकास को भी सुनिश्चित करती है। नैतिक विकास मतलब समाज में अगर आप रह रहे हैं तो समाज में और जो व्यक्ति हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसे होगा। जैसे आप छुआछूत नहीं कर सकते, या उपाधि तो मान लो दूसरी चीज हो गई, आप किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये सारी चीजें किसी भी व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। दूसरी चीज साथियों मानवीय विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास हो गया, भौतिक नैतिक विकास हो गया। भौतिक विकास किसी भी व्यक्ति के जो है भौतिक विकास के लिए भी जरूरी होती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार किसी भी संविधान में जो होता है साथियों, किसी भी संविधान में जो मौलिक अधिकार होता है वो किसी भी व्यक्ति के विकास को क्या करता है? सुनिश्चित करता है कि उस व्यक्ति को उस देश में रहते हुए उसको कितनी आजादी है, ये कौन सुनिश्चित करता है? किसी भी संविधान का क्या? मौलिक अधिकार। जैसे साथियों आप खुद से सोचिएगा कि क्या आप अगर जो चीज बोल रहे हो, आप खुद से सोचिएगा साथियों कि आपको क्या, जैसे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, तो आपको क्या ट्विटर चलाने पे कोई रोक लगा है कि आप ये चीजें टिप्पणी नहीं कर सकते? हाँ, आप एक लिमिट, एक दायरे में रह के सारी चीजें बोल सकते हो। जैसे राज्य की सुरक्षा, अगर आप ऐसी चीज बोलो कि राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता बाधित ना हो या देश की अखंडता और एकता बाधित ना हो, तो आप वो सारी चीजें आप अपने को प्रकट कर सकते हो। न्यूज चैनल है साथियों, न्यूज चैनल को सारी चीजें कवर करने का अधिकार है। ये कौन अधिकार देता है? हमारा जो है साथियों मौलिक अधिकारी उनको ये अधिकार देता है कि आप सारी चीजों को मतलब अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ये सारी चीजें हमारी मौलिक अधिकारी सुनिश्चित करती है। तो एक लाइन में आप समझना साथियों कि मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार साथियों किसी भी समाज में रहने वाले व्यक्तियों का वो अधिकार होता है जो उनके मानवीय, आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक विकास में जरूरी होता है। मौलिक अधिकार साथियों क्या होता है? मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करता है, और मौलिक अधिकार वो होता है जो साथियों किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों का जो मानवीय, आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक विकास है उसको यह सुनिश्चित करता है। हमारा कौन? मौलिक अधिकार। राज्यों पर एक सीमा लगाता है। मौलिक अधिकार साथियों क्या करता है? राज्यों पर एक सीमा लगाता है। राज्यों पर सीमा लगाता है कि आप जो है सीमा लगाता है या उनको एक क्या करता है? निर्देश देता है कि आप किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ आप पेश आएंगे। जैसे साथियों आर्टिकल 16 में कहा गया है समान अवसर का अधिकार, कि मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब में सभी व्यक्ति को समान रूप से अवसर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अवसर दे दें और किसी भी व्यक्ति को कम अवसर दे दें। तो राज्यों पर ये सीमा या निर्देश की तरह भी होती है। राज्यों को ये सीमा निर्धारित करती है कि किसी भी व्यक्ति को आप फालतू में परेशान नहीं कर सकते। व्यक्ति एक अगर कोई भी देश का नागरिक है तो उसको ये चीजें उसको मिलेगी और ये चीजें उसको मिलनी ही चाहिए। ये कौन निर्धारित करता है साथियों? आप किसी भी संविधान का मूल अधिकार। तो आई होप आप लोग मूल अधिकार क्या होता है ये समझ गए होंगे। मूल अधिकार साथियों कुछ नहीं होता, मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश में रहने के लिए उसके मूल अधिकार बहुत जरूरी होते हैं। तो मूल अधिकार क्या होता है साथियों? मूल अधिकार किसी भी देश में किसी भी नागरिक या व्यक्ति के मानवीय, आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक विकास के लिए जो भी सुनिश्चित करती है, जो भी नियम विनियम बनाती है, वो क्या कहती है? वो क्या होता है साथियों? मौलिक अधिकार होता है। तो ये हो गया साथियों हमारे मौलिक अधिकार का परिचय। साथियों एक चीज समझना कि मौलिक अधिकार साथियों किसी भी देश में संविधान में लिखित एक क्या होती है? एक सूची होती है।
और उसमें साथियों ये चीजें सारी लिखी गई होती है कि किस प्रकार से व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार होंगे। तो यहीं पे हम साथियों दूसरा अपना समझते चलते हैं कि हमारा जो संविधान है, इसमें संविधान में साथियों क्या क्या प्रावधान किए गए हैं मौलिक अधिकार को लेकर। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है हमारे संविधान में, ठीक है, यहीं पे समझते चलते हैं साथियों। एक चीज समझना, एक चीज आप ध्यान देना कि जब भारत आजाद नहीं था 1947 के पहले, 1947 के पहले जब हमारा भारत देश आजाद नहीं था, तो अंग्रेजों द्वारा हमारे आजादी को साथियों बाधित किया गया। हम ठीक से बोल नहीं पाते थे, हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपने मतलब कि विचार को अभिव्यक्त नहीं कर पाते थे, मतलब हमको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, हमको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। ये सारी चीजें साथियों कहाँ है, आजादी के पहले अंग्रेजों द्वारा हम पे बाधित किया गया। तो जो भी साथियों उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी व्यक्ति शामिल थे, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गफ्फार खां, मौलाना आजाद, ये इन सारों लोगों ने इस बात पे साथियों बहुत विचार किया कि आजादी जब मिल जाएगी या जब हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे तो उसमें व्यक्ति को आजादी बहुत दी जाएगी, व्यक्ति को आजादी से संबंधित ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिसको जो है राज्य जो है कंट्रोल नहीं कर सकता, राज्य उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर हम लिख दिए कि व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है तो व्यक्ति आजाद है, वो अपने किसी भी धर्म को माने। अगर हम लिख दिए कि व्यक्ति को मनचाहा विवाह करने का अधिकार है, अपनी पसंद से साथी चुनने का अधिकार है, तो वो आजाद है, इस पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, उस पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर हम मौलिक अधिकार में लिख दिए कि व्यक्ति को साथियों किसी भी चीज को अभिव्यक्त करने की आजादी है, किसी भी चीज को बोलने का अधिकार है, तो उसको पूरी तरह से अधिकार है। तब तक अधिकार है जब तक कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता ये सब भंग ना हो, तब तक वो कुछ भी लिख पढ़ बोल सकता है। तो ये सारी चीजें साथियों जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे, उन लोगों ने सोचा कि जब हम संविधान सभा का गठन करेंगे, अपना संविधान का निर्माण करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें हम लोग डाल देंगे। तो इसी क्रम में साथियों क्या होता है कि उसी क्रम में साथियों 1928 में जब आप इतिहास पढ़ोगे तो 1928 में साथियों एक आता है नेहरू रिपोर्ट। 1928 में साथियों मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट आता है और इसी में साथियों मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट देते हैं 1928 में, और इसी में साथियों इन्होंने एक अधिकारों का घोषणा पत्र के नाम से क्या कहा था, अधिकारों का एक घोषणा पत्र होगा। इन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति हैं उनको जो भी अधिकार है उनके घोषणा के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से मतलब संविधान में लिख के, ऐसा नहीं कि बस बोल दिए आजादी है, आजादी नहीं हो जाएगी, संविधान में उनको लिख के वो चीजें दी जाएगी। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में साथियों अधिकारों का घोषणा पत्र के नाम से एक डॉक्यूमेंट्स जो है साथियों पेश किया गया था, ठीक है। तो अधिकारों का घोषणा पत्र 1928 में साथियों मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आया था, इसमें अधिकारों का साथियों घोषणा पत्र के नाम से एक रिपोर्ट इन्होंने दी गई थी। इसी क्रम में साथियों हमारा भारत देश आजाद होता है। आजाद होने से पहले ही साथियों हमारे देश में 1946 में साथियों संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा में साथियों उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना रखी जाती है। प्रस्तावना में साथियों एक चीज आपको प्रस्तावना जब पढ़ाए थे वहां पे लिखा है प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, लिखा है ना। इसका क्या मतलब है, अवसर और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जब आपको पढ़ाए थे तो वहां पे ये चीजें लिखी है ना कि किसी भी व्यक्ति को उसके जो है हैसियत के हिसाब से, उसके औकात के हिसाब से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने का पर्याप्त अवसर होगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को अधिक अवसर होगा, किसी व्यक्ति को कम अवसर होगा। तो अवसर की समानता सभी व्यक्ति को दी जाएगी, ये हमारे संविधान में ही लिखा गया था। तो उसी क्रम में साथियों जब संविधान सभा का गठन होता है तो बहुत से महानुभाव या बहुत से जो हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे, इन लोगों ने सोचा कि व्यक्ति को कुछ ऐसे अधिकार दिए जाए जो साथियों व्यक्ति को संविधान में एक विश्वास प्रकट करे। जैसे साथियों अगर सिर्फ और सिर्फ ये लिख दे संविधान में कि राज्य को ये अधिकार है, राज्य को ये शक्ति है, राज्य को वो शक्ति है, सब कुछ भर दे, लेकिन हमको क्या मिला, हमको क्या फायदा है। किसी भी देश का संविधान तभी ना सफल होगा साथियों जब उस देश में रहने वाले व्यक्तियों को भी उस संविधान से कुछ फायदा हो। ऐसे तो साथियों बहुत से देशों का संविधान बना और वो एक दस्तावेज लिखित रूप से रह गया, वो एक पोथी पत्रा रह गया, उसको साइड में रख दिया गया। लेकिन देश का संविधान तभी सफल हुआ साथियों जिस देश के संविधान में व्यक्ति से लेकर समाज से लेकर राष्ट्र तक की सारी चीजें लिखी होती है।
इसीलिए साथियों हमारे देश का संविधान साथियों इतना बड़ा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा इसको बनाने में। और इतनी मतलब कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान, पूरे विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान कौन सी है? हमारे देश की ही है। सबसे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में आया था। लेकिन अगर पूछे कि विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत देश का ही है। जितने मौलिक अधिकार साथियों हमारे देश के संविधान में दिया गया है, उतने शायद क्या उतने किसी भी देश के संविधान में नहीं दी गई है। यहाँ तक कि अमेरिका के भी संविधान में, जितनी संविधान हमारे देशों में संविधान में साथियों किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, उतनी साथियों अमेरिका के भी संविधान में नहीं की गई। तो ये चीजें साथियों आपको समझ में आनी चाहिए। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों का घोषणा पत्र में कहा था कि राज्य जो है, अधिकारों का घोषणा पत्र में कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति के ऊपर एक मतलब कि राज्य जो है, अगर कोई भी देश है, किसी भी सेंटर है, वो किसी भी व्यक्ति को उस सीमा तक बाधित नहीं कर सकता, या किसी भी व्यक्ति की आजादी को नहीं छीन सकता, या किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं बाधित कर सकता, किसी भी व्यक्ति के साथ समानता को बाधित नहीं कर सकता। ये सारी चीजें अधिकारों के घोषणा पत्र में, नेहरू रिपोर्ट में साथियों लिखी गई थी। संविधान में भी साथियों हमारा जो भारत का संविधान बना, साथियों, इसमें भी साथियों क्या लिखा गया, हमारा जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें साथियों एक भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग? भाग 3। और भाग 3 में साथियों अनुच्छेद साथियों 12 से 35 तक इसका प्रावधान किया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे भारतीय संविधान में किस भाग में मूल अधिकार है, तो आप क्या कहोगे? भाग 3। भाग 2 में क्या है बताओ? भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। तो संविधान का जो भाग 3 है साथियों, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रावधान करता है कि हमारे देश में व्यक्ति को या हमारे देश में रहने वाले नागरिकों को कौन कौन से अधिकार होंगे। तो यहाँ हम साथियों एक एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या है, 35 में, आर्टिकल 13 में क्या है, 14 में क्या है और 35 में क्या है। ये सारी चीजें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। दूसरी चीज कि इसको लिया कहाँ से गया है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि लिया कहाँ से गया है, मतलब मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या कहोगे? अमेरिका से। क्या कहोगे? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हमारे संविधान में कहाँ है साथियों? भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका प्रावधान है साथियों। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और आपको यही बताते चले साथियों कि हमारा जो मौलिक अधिकार है साथियों, इसको साथियों हम क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो क्या मारोगे? लिखते रहना साथ में। अगर कोई पूछे कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मूल अधिकार को। हमारे संविधान में जो भी मूल अधिकार है उसको हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 3 चीजें क्लियर हो गई कि संविधान में कहां से लिया गया है साथियों? भाग 3 में लिया गया है। और संविधान में कहां है? भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 12 से 35 तक इसका प्रावधान किया गया है। इसको लिया कहां से किया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारत का इसको मैग्ना कार्टा भी साथियों कहते हैं। ये लिख लो, 3 चीजें हो गई। चौथी चीजें साथियों यहीं पे समझते चलते हैं कि हमारा जो संविधान जब बना 1950 में, जब 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, मतलब जो मूल रूप से संविधान था, जो पहले था एकदम, तो मूल संविधान में कितने प्रकार के अधिकार थे? अगर एग्जाम में आ जाए कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे, कितने जो है, यहाँ पे अगर हम एफआर लिख रहे हैं, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट, तो आप शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ जाना। तो कितने मूल अधिकार थे? तो कितने थे? 7। कितने थे? 7। और अगर अभी हम पूछे कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आप बताना कि फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे? 6 है। कौन कौन से हमारे वर्तमान में भी फंडामेंटल राइट है, ये लिख लेना। कहां से लिया गया? अमेरिका से। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो समझते चलना यहीं पे कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें क्या क्या था। ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है साथियों आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। क्या आता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। कहोगे सर ठीक है, पहला हो गया, पहली बात। दूसरी बात,
आर्टिकल 19 से 19, 20, 21, 21 से 22। तो आर्टिकल 19 से 22 जो है साथियों, ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। लिखते चलना साथ में, स्वतंत्रता का अधिकार। कहोगे सर ठीक बात है। तीसरा अधिकार था साथियों हमारे संविधान में, आर्टिकल 23 और 24। ये क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या था? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार था। फिर साथियों चौथा था हमारे संविधान में, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, 25, 26, 27, 28। ये था हमारी साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था को अपने धर्म को मानने, उसके हिसाब से आचरण करने, व्यवहार करने, ये सारी स्वतंत्रता कहाँ दी गई थी? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर साथियों उसी क्रम में आता है आर्टिकल 29 और 30। ये साथियों अल्पसंख्यकों का अधिकार था। जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक है साथियों, उनको क्या क्या अधिकार है? उनको जो साथियों अधिकार है वो आर्टिकल 29 से 30 में आता है। फिर आता है साथियों आर्टिकल 31। ये था साथियों संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। और लास्ट आता है साथियों जो सातवां था साथियों, वो आता है आर्टिकल 32। सातवां जो अधिकार था, यहां लिख दे रहे हैं, सातवां जो था साथियों, ये आर्टिकल 32 था। इसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब कि अगर आपके मौलिक अधिकार को कम या छीना जा रहा है, तो आप उसको जो निवारण उसका जो है, उसको जो है लागू कहाँ करवा सकते हो, ये हमारे आर्टिकल 32 में लिख दिया गया था। तो ये सारी चीजें साथियों हमारे संविधान में लिखी गई थी। ठीक बात? आप लिखते चलना साथ में साथियों कि क्या क्या हमारे संविधान में प्रावधान है। तो मूल संविधान में कितने प्रावधान थे? 7 थे। कौन कौन से? आर्टिकल 14 से 18 था समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, फिर अल्पसंख्यक, फिर संपत्ति, फिर था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक बात है? अभी हमारे वर्तमान समय में कौन है साथियों? कितने हैं? 6 हैं। ये साथियों जो था आर्टिकल 31 जो है संपत्ति का अधिकार जो है साथियों, इसको हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। साथियों जब एक समय आया साथियों, विवाद होने लगा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, लेकिन साथियों जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको भी तो संपत्ति दी जाएगी। क्या संपत्ति का समाजीकरण भी या संपत्ति का राष्ट्रीयकरण भी तो किया जाएगा? चकबंदी हदबंदी के द्वारा जो भूमिहीन, भूमि वर्ग वाले जो लोग हैं, उनको भी तो कुछ संपत्ति दी जाएगी। तो उनको जब संपत्ति देने गए तो लोग बोले संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार है, आप इसको हमसे नहीं छीन सकते। तो इसीलिए साथियों इसको संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया। कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। लिख लेना यहीं पे कि जो, ये लिखना पहले, मूल संविधान में कितने अधिकार है? 7। लिख लेना। वर्तमान में कितने से अधिकार है? 8। अब उसके ठीक नीचे साथियों ये लिख लेना कि कौन कौन से 7 अधिकार थे। ये 6 वाले को काट देना। संपत्ति का अधिकार अभी हमारा मूल अधिकार नहीं है। तो अभी में कौन कौन से अधिकार है? समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, अल्पसंख्यक और संवैधानिक उपचार। अभी 6 हमारे पास अधिकार है। ठीक बात है? ये लिख लिए। आर्टिकल जो 31 है साथियों संपत्ति का अधिकार है। अगर अभी एग्जाम में आ जाए कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, अगर मौलिक अधिकार ऑप्शन में है तो उसको मत करना। अभी अगर कोई पूछे कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आप कहना सर संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है साथियों, ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अब आप कहोगे कि सर कानूनी अधिकार क्या होता है? अभी हम बता दे रहे हैं कि कानूनी अधिकार क्या होता है, अभी हम बताएंगे इसके बाद। तो संपत्ति का अधिकार साथियों क्या है? ये कानूनी अधिकार है, मतलब कानून के द्वारा इस पे जो है इसको रेगुलेट किया जाता है, कानून बना के इस पे नियम विनियम बनाए जाते हैं। तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार साथियों पहले कहाँ था? आर्टिकल 31। इसको साथियों समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार साथियों अब कहाँ है? अब अगर पूछे कहाँ है, तो आर्टिकल 300A में इसको शामिल कर लिया गया है। 44वां जो संविधान संशोधन था साथियों, 44वां संविधान में जब संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट किया गया, तो उसके तहत साथियों इसको समाप्त कर दिया गया था। संशोधन के तहत साथियों क्या किया गया था? इसको
समाप्त कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि संपत्ति का अधिकार पहले किसमें था, तो आर्टिकल 31 में था। अभी क्या है, अभी ये कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार जो साथियों अभी ये क्या है, कानूनी अधिकार है। आर्टिकल अभी कहाँ है, अगर आपसे पूछे कि अभी कहाँ है, तो आर्टिकल 300 ए में अभी है। अगर आपसे पूछे कि कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त किया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत साथियों इसको क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दी गई। ठीक बात है। तो वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। पहला कौन कौन से मौलिक अधिकार है, मेरे साथ बोलना। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। हमको और आपको हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि हम और आप समाज में एक नागरिक होने के कारण समान रूप से रह सकें। तो इसके लिए साथियों आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता का अधिकार देता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22 ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आपको स्वतंत्रता देती है कि आप जो है कुछ भी बोल सकते हैं, आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आप अपने मनपसंद के विवाह संबंध बना सकते हैं, आप मनचाहा अपना जो है साथी पार्टनर चुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें साथियों जो आर्टिकल 19, 20, 21, 21 से 22 इसमें साथियों जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर आर्टिकल जो 23, 24 है साथियों ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मतलब कि राज्य जो है आपको मनचाहा गिरफ्तारी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कि आपको उठाई सीधा जेल में डाल दी। इससे संबंधित जो भी अधिकार है वो आर्टिकल 23 और 24 में दिए गए हैं। फिर 25, 26, 27, 28 आता है साथियों, ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें साथियों ये बताया गया है कि हम अपने धर्म को किस प्रकार से धर्म का पालन कर सकते हैं और अपने धर्म को हम कैसे चुन सकते हैं, या हम अपने कोई भी समाज है, कोई भी संस्था है, वो अपने धर्म को कैसे उसका नियम विनियम बना सकती है। इससे संबंधित जो भी प्रावधान है साथियों धार्मिक स्वतंत्रता में दी गई है। फिर उसके बाद साथियों आता है 29 और 30, ये अल्पसंख्यक जो भी हमारे देश में भाषाई अल्पसंख्यक है, जो भी हमारे देश में साथियों जो भी हमारे देश में जो भी अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम, सिख, ये सब ईसाई, इनको जो है साथियों क्या क्या अधिकार है, वो 2 आर्टिकल के माध्यम से उनको स्वतंत्रता दी गई है, उनको मूल अधिकार दिया गया। आर्टिकल 31 साथियों हटा दी गई। आर्टिकल 32 जो लास्ट हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसमें यह बताया गया है कि अगर राज्य और कोई भी संस्था अगर आपके अधिकारों को छीन रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके आप उसको लागू करवा के अपने मूल अधिकार को वापस ले सकते हो, अपने अधिकार को ले सकते हो, आपका अधिकार किसी कोई छीन नहीं सकता। ये कौन कहता है, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 31 क्या हो गया, ये सीधे आपको समझ में आ गई कि आर्टिकल 31 का भी क्या है, वो संपत्ति का अधिकार है और वो भी कानूनी अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। अब एक चीज समझते हैं साथियों, यहीं पे समझते चलते हैं, फिर हम आते हैं आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पे। कहोगे सर आर्टिकल 14 बताए समानता का अधिकार, और कह रहे हो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, तो 32 के बाद 33, 34, 35 क्या है, और 14 से पहले 12, 13 क्या है। तो ये आपको हम एक एक आर्टिकल बताएंगे, धैर्य रखिए। सबसे पहले हम देखते हैं साथियों भारत में कि लोगों के पास कितने प्रकार के अधिकार हैं। भारत में हेडिंग देना, भारत में अधिकार। तो भारत में साथियों अगर आप किसी भी हमारे अगर देश में निवास कर रहे हो, तो भारत में रहने के कारण साथियों आपके पास 4 प्रकार के अधिकार है। कौन कौन से, पहला मौलिक अधिकार, क्या है, मौलिक अधिकार। दूसरा साथियों क्या है, पहला क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक बात कहोगे सर, अच्छा है। दूसरा क्या है, कानूनी अधिकार। दूसरा क्या है, कानूनी अधिकार। तीसरा क्या है साथियों, संवैधानिक अधिकार। और चौथा जो आता है साथियों वो मानव अधिकार होता है। क्या होता है, मानव अधिकार। ठीक बात। तो किसी हमारे भारत में साथियों किसी भी व्यक्ति के पास 4 प्रकार के अधिकार हैं। एक है मौलिक अधिकार, एक है कानूनी अधिकार, एक है संवैधानिक अधिकार और एक है मानव अधिकार। हम और आपके पास ये 4 प्रकार के अधिकार हैं, ये आप मान के चलो कि हमारे पास ये 4 प्रकार के अधिकार हैं। इसको साथियों जो है क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मौलिक अधिकार साथियों क्या है, मौलिक अधिकार साथियों क्या है, ये कहाँ दिया गया है, संविधान में भाग 3 में आर्टिकल
12 से 35 में। तो जो भी प्रावधान साथियों भाग 3 में, हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में दी गई, उसको हम कहेंगे कि ये मौलिक अधिकार है। कानूनी अधिकार क्या है साथियों? कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार जो संसद द्वारा जो है कानून बना के उसको लागू किया जाए, जो कानून बना के दिया जाए। तो जो है कानून बनाकर जिसको लागू किया जाए उसको हम कहेंगे कानूनी अधिकार। जैसे अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि मतदान देने का अधिकार क्या है, तो आप कहोगे कानूनी अधिकार। मतदान देने का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार। कब आपसे कहें सूचना प्राप्त करने का अधिकार क्या है, तो क्या है? कानूनी अधिकार। तो जो कानून बना के दिया जाए उसको हम कहते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार कौन कौन से होते हैं साथी? जैसे मतदान देने का अधिकार। मतदान देने का अधिकार साथियों जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसी के आगे लिख लेना कि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बना था साथियों, इसमें जो है ये लिखा गया था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को, जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम था साथियों, इसमें ये लिखा गया था कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को साथियों वोट देने का अधिकार होगा। तो इसलिए मतदान देने का अधिकार क्या है? ये कानून बना के लागू किया गया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, तो इसलिए मतदान देने का अधिकार क्या हो गया? कानूनी अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये सूचना अधिकार अधिनियम संसद में कानून बना के लाया गया था 2005 में। सूचना अधिकार जो अधिनियम है, जो सूचना अधिकार अधिनियम साथियों 2005 में लाया गया था, इसमें साथियों सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है उसको हर व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। हमको और आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, हमको और आपको वोट देने का अधिकार है। तो ये हमारी कैसे अधिकार है? ये हमारी कानूनी अधिकार है। ये हमारे मौलिक अधिकार, संवैधानिक और मानव अधिकार नहीं है। ये हमारा कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। तो लिखते चलना साथ में कि मौलिक अधिकार वो होते हैं जो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। वो क्या है? मौलिक अधिकार जो संसद या विधानमंडल द्वारा कानून बना के जो हमको दिया जाता है उसको हम कहते हैं कानूनी अधिकार। दो चीज हो गई, लिख लेना, इसको मिटा दे, लिख लेना कि मतदान देने का अधिकार क्या है, एग्जाम में आता है, लिख लेना मतदान देने का अधिकार कानूनी अधिकार है और सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी कानूनी अधिकार है। दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज है साथियों संवैधानिक अधिकार। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 300A में दे दिया गया, तो ये संविधान में तो शामिल है ही, तो संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? संवैधानिक अधिकार। माफ कीजिएगा साथियों, हमने जो संपत्ति का अधिकार इसमें बताया था उसमें एक संशोधन कर लीजिएगा। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। पीछे पेज पलटो, जो संपत्ति का अधिकार है वहां पे एक संशोधन कर लो। संपत्ति का अधिकार साथियों 300A में है, इसलिए ये क्या है? संवैधानिक अधिकार। मतलब वे अधिकार, इसको लिख लो, वे अधिकार जो संविधान में मूल अधिकार के बाहर हैं। मतलब कि मूल अधिकार के बाहर जो भी हमारे अधिकार हैं जो संविधान में है वो क्या हो गए? संवैधानिक अधिकार। जैसे आर्टिकल 300A क्या? संपत्ति वाला। लिख लेना यहाँ पे साथियों, माफ कीजिएगा उसको संशोधन कर लीजिएगा। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार। तो वे अधिकार जो संविधान में तो हैं लेकिन ये मूल अधिकार से बाहर है, वे सारे अधिकार जो है वो क्या होंगे? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक मतलब संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं लेकिन वो मूल अधिकार से बाहर है, उनको हम कहेंगे संवैधानिक। जो कानून बना के दिया जाता है उसको हम कहेंगे कानूनी। जो मौलिक अधिकार तो समझी गए। और एक लास्ट आता है आपका मानव अधिकार। मानव अधिकार साथियों क्या होता है? हमको और आपको मानव होने के कारण जो भी अधिकार मिले हैं वो हमको कहते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या है साथियों? हमको और आपको एक मानव होने के कारण जितने भी अधिकार मिले हैं उसको हम क्या कहते हैं? मानव अधिकार। तो अगर किसी भी देश में आप नागरिक हैं साथियों तो आपको 4 प्रकार के अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से? अगर आपसे पूछे, कल को अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितने प्रकार के अधिकार हैं, तो बताना कि हम भारत देश में एक नागरिक होने के कारण हमारे पास 4 प्रकार के अधिकार हैं। हमारे पास मौलिक अधिकार है, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, हमारे पास कानूनी अधिकार है और हमारे पास मानव अधिकार है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे इस मानव अधिकार क्या है, तो बताना कि एक मानव होने के कारण, एक व्यक्ति होने के कारण हमारे जो भी अधिकार है वो मानव अधिकार है। अगर पूछे कि संवैधानिक अधिकार क्या है,
तो कहना संवैधानिक अधिकार जो हमारे संविधान के द्वारा जो हमको अधिकार दी गई है और जो मूल अधिकार के बाहर है वो हमारे संवैधानिक अधिकार है। मूल अधिकार का क्या है? कहना कि जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो जो हमको अधिकार दिया गया है वो हमारा मौलिक अधिकार है। कोई पूछ दिया कानूनी अधिकार क्या है, तो कहना साथियों कि जो संसद या विधानमंडल द्वारा कानून बना के हमको दी गई है वो हमारा कानूनी अधिकार है। और यहीं पे एक चीज ये नोट करना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचना का अधिकार साथियों कानून बना के दिया गया था इसलिए वो कानूनी अधिकार है। मतदान देने का अधिकार ये जनप्रतिनिधि अधिनियम साथियों उसके द्वारा दिया गया था इसलिए वोट देने का अधिकार भी हमारा क्या है? कानूनी अधिकार है। तो भारत में अधिकार क्या है आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब साथियों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कि संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। फटाक से देखते हैं फिर आर्टिकल 12 और 13 पे आते हैं। संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं फटाफट देखते हैं एक एक लाइन में। विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है साथियों, संविधान की विशेषता है कि ये तो कुछ नागरिक को मिलते हैं और कुछ विदेशी प्लस नागरिक दोनों को मिलते हैं। पहली विशेषता लिखना कि संविधान में जो भी मूल अधिकार है ये कुछ नागरिकों के लिए है, केवल जो केवल नागरिक, कुछ जो है वो केवल नागरिक के लिए है। यहाँ पे लिख लेना कुछ जो है वो केवल नागरिक के लिए है और कुछ जो है साथियों ये नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है, नागरिक प्लस विदेशी दोनों के लिए है। जैसे हो गया आर्टिकल 21 ये नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है। और केवल जो है साथियों नागरिकों के लिए वो हो गया आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये साथियों केवल नागरिक के लिए। ये आपको हम जब पढ़ा रहे थे वहां पे नागरिकता में तो भी बताए थे कि कुछ जो है केवल नागरिकों के लिए। अब नागरिक कौन है इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर नागरिक कौन है ये भी नहीं पता है तो नागरिकता वाला वीडियो देखना। तो कुछ जो है साथियों केवल नागरिकों के लिए है जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 और कुछ जो है साथियों नागरिक और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकार की विशेषता है। दूसरी बात, जो मौलिक अधिकार है साथियों फंडामेंटल राइट है जो साथियों ये नकारात्मक है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि फंडामेंटल राइट पॉजिटिव है कि निगेटिव है तो कहना निगेटिव है। कैसे है ध्यान से समझना। जैसे साथियों हमारा हर एक आर्टिकल कहता है, जैसे आर्टिकल 15 ही उठा ले तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है साथियों कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। हर एक आर्टिकल में आपको आर्टिकल 16 प्रतिष्ठा और अवसर के मतलब राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, जो भी सरकारी नौकरियों में तो नहीं करेगा। आर्टिकल 19 राज्य जो है किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति को आजादी नहीं छीनेगा। तो हर जगह साथियों क्या है? नहीं 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 शब्द यूज है। हर जगह साथियों राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नकारात्मक, अगर आपके एग्जाम में आ जाए फंडामेंटल राइट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो आप मारोगे कि फंडामेंटल राइट जो है नेगेटिव है। तीसरी चीज कि क्या फंडामेंटल राइट असीमित है, मनमानी है कि हम चाहे जो मन करे वो बोले, या आपको जो मन आए वो आप बोलोगे, जो मन करेगा वो करोगे? तो कहोगे कि फंडामेंटल राइट जो है साथियों वो असीमित नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है वो असीमित, फंडामेंटल राइट जो है साथियों वो असीमित नहीं है। असीमित नहीं है। असीमित नहीं है का मतलब ये है साथियों कि ऐसा नहीं है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी दे दी गई तो आप कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, बंधुता ये सब बाधित ना हो उसके दायरे में रह के आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए असीमित नहीं है कि कुछ भी, इसकी सीमा ही नहीं है, जो मन आए वो करो, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट असीमित नहीं है, इस पे भी राज्य जो है सीमाएं लगा सकती है। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज, क्या इसे न्यायालय में साथियों, इस पे न्यायालय में ये क्या मतलब न्यायालय में न्यायोचित है? न्यायालय में क्या इसको हम लागू कराने के लिए जा सकते हैं? तो आप कहोगे कि हाँ साथियों, आपको हम बताए थे ना प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है तो आप कहोगे कि हाँ है, मतलब कि हम इसको न्यायालय में जाके अपने मौलिक अधिकार को लागू करवा सकते हैं। पांचवी चीज, क्या संशोधन किया जा सकता है? इस पे जो भी विवाद है अभी हम समझेंगे। तो कहोगे कि हाँ संशोधन किया जा सकता है,
लेकिन मूल ढांचे के अंदर में रहते हैं। ठीक है, कहोगे क्या ये स्थायी है? कहोगे नहीं सर, स्थायी नहीं है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारी कुछ विशेषताएं हैं। और एग्जाम में साथियों कभी कभी वन लाइनर में आ जाता है कि क्या, अगर दे दिया कि संविधान के मौलिक अधिकार की विशेषताएं हैं, उसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, स्थायी है, संशोधनीय नहीं है, प्रवर्तनीय है, असीमित है। तो आपको इसमें से मारना है कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है। तो आप ध्यान से समझना कि कुछ नागरिकों के लिए है, कुछ विदेशियों के लिए है। जैसे आर्टिकल 21 नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है, और आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जो है साथियों वो केवल नागरिकों के लिए है। पहली बात ये नकारात्मकता है कि ओर प्रदर्शित करता है, ये असीमित नहीं है, मतलब राज्य इस पे कुछ न कुछ सीमाएं लगा सकती है। ये प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय है मतलब कि इसको न्यायालय में जाके हम लागू करवा सकते हैं। ये संशोधन होगा, हाँ होगा, इसको हम मतलब संसद जो है कानून बना के इसमें संशोधन कर सकती है। क्या ये स्थायी है? कहोगे नहीं सर ये स्थायी नहीं है, इसमें संशोधन होता है, इसलिए हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक बात, ये हो गई संविधान की विशेषताएं। अब साथियों हमारा लास्ट बचता है कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या कहता है। हमने आपको बताया कि समानता का अधिकार जो है साथियों वो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 है। और वहां से साथियों हमने आपको आर्टिकल 32 तक 7 तो मूल में थे, 6 अधिकार जो है हमने आपको बताया। अब उसके पीछे साथियों 2 आर्टिकल छूट जाता है, एक आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 12 क्या है। हेडिंग देना अनुच्छेद 12। आर्टिकल 12 में साथियों कुछ नहीं है, आर्टिकल 12 में ये बताया गया है कि राज्य किसको कहेंगे। इसमें साथियों जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंदर कौन कौन आता है। तो राज्य के अंदर कौन कौन आता है साथियों, आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में साथियों राज्य की परिभाषा दी गई है। और इसमें बताया गया है कि राज्य के अंदर कौन कौन आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि राज्य ये करेगी, राज्य वो करेगी, राज्य ऐसा करेगी, राज्य वैसा करेगी। राज्य है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो इसीलिए पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कहा कि आर्टिकल 12 में पहले राज्य को ही परिभाषित कर दो, है ना। इससे ये क्लियर रहेगा कि राज्य कौन कौन होता है। तो राज्य की परिभाषा में साथियों पहला राज्य किसको कहते हैं? राज्य साथियों जो हमारे संघ की, जैसे मोदी जी हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, संघीय सरकार, मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल, संघीय सरकार प्लस संसद। संसद में कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। तो संघीय सरकार और संसद ये मिलके, इनको हम क्या कहेंगे? ये राज्य है। अगर हम कहें कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो राज्य का मतलब क्या है कि जो भी संघीय सरकार है, जैसे मोदी जी, उनके मंत्रिमंडल, कार्यपालिका जो भी है सरकार में, और जो संसद है मतलब लोकसभा और राज्यसभा कानून बना के राज्य जो है उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो संघीय सरकार और संसद जो है साथियों ये हो गई राज्य में। दूसरी राज्य में क्या आती है ये देखो, प्रांतीय सरकार। प्रांतीय मतलब जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, प्लस वहां की सरकार प्लस वहां की विधानमंडल, क्योंकि विधानमंडल भी तो कानून बना के उनको छीन सकती है ना, तो इसलिए राज्य के अंतर्गत ये भी आते हैं। तो संघ की सरकार, संसद, राज्य की सरकार या प्रांत की सरकार प्लस विधानमंडल। तीसरा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, इसमें कहोगे सर क्या है? स्थानीय स्वशासन में क्या है साथियों, एक चीज समझना है यहीं पे साथियों। स्थानीय स्वशासन में जैसे नगर पालिका हो गई, क्या हो गई? नगर पालिका हो गई, पंचायत हो गया, जिला बोर्ड हो गया, ये सब कहाँ आते हैं? राज्य में आते हैं। मतलब कि पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड ये सब भी साथियों राज्य के अंतर्गत आते हैं। चौथी चीज साथियों वैधानिक एवं, जैसे ध्यान से समझना, लिखते चलना साथ में, वैधानिक एवं गैर वैधानिक। क्या? वैधानिक एवं गैर वैधानिक निकाय। कहोगे सर ये क्या है, ये नया टर्म आ गया। इसमें साथियों कुछ नहीं होता है, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, भेल हो गया, ये सब जो भी संस्थाएं हैं इनको भी हम राज्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है,
अगर अब से अगर आपको राज्य अगर पूछा जाए, जैसे आपको हम कहें कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, तो राज्य का मतलब क्या? राज्य का मतलब ये सब। राज्य में सरकार भी आएगी, संघ की, राज्य की भी सरकार आएगी, संसद भी आएगी, विधानमंडल भी आएगी। और राज्य में साथियों नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड भी आएगा। और राज्य में साथियों LIC, ONGC, भेल सेल सब आएगी। ठीक है, तो राज्य साथियों ये इतनी सारी चीजें राज्य होती है। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान देना कि अगर कोई भी कंपनी है या कोई भी संस्था है जो राज्य का काम कर रही है, जैसे अगर सरकार का काम अगर कोई संस्था कर रही है तो वो भी राज्य के अंडर में आएगी। ध्यान से समझना, जैसे अगर कोई भी संस्था है अगर वो सरकार का काम कर रही है तो वो भी कहाँ आएगी? वो भी राज्य के अंडर में आएगी। ठीक बात। तो राज्य की परिभाषा क्या हो गई? सरकार, संसद, संघीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय स्वशासन और वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय। ये चीजें लिख लेना। आर्टिकल 12 में साथियों क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई। अब अगर कोई पूछेगा राज्य क्या है, तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें तुरंत आ जानी चाहिए कि राज्य है क्या। ठीक बात है। अब हम साथियों देखते हैं आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 लिखते रहना साथियों साथ साथ में। आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 कहता है साथियों, आर्टिकल 13 कहता है, लिखते चलना, पहले लिख लो फिर समझाते हैं कि आर्टिकल 13 कहता क्या है। आर्टिकल 13 कहता है साथियों कि मूल अधिकारों से असंगत, लिखना मेरे साथ, मूल अधिकारों से असंगत मूल अधिकारों से असंगत एवं उनका मूल अधिकारों से असंगत एवं उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होगी? शून्य होगी। शून्य होगी। ठीक है, तो मूल लिख लेना पहले। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है साथियों कि मूल अधिकारों से जो भी असंगत होगी और मूल अधिकारों से जो भी असंगत होगी और मूल अधिकारों का जो अल्पीकरण करेगी वो सारी विधियां क्या होगी? शून्य होगी। यहाँ पे साथियों एक आता है मूल अधिकार, ये तो आप समझ गए कि मूल अधिकार क्या है। यहाँ पे दूसरा टर्म आता है असंगत, और एक तीसरा आता है अल्पीकरण, और एक लास्ट आता है विधियां। ये सारी चीजें आप समझना। मूल अधिकारों से असंगत, असंगत का मतलब समझ रहे हो? जो उसकी संगति से क्या हो? बाहर हो। उसकी संगत मतलब उसको जो साथियों समर्थन न देता हो। मतलब कि मूल अधिकारों से हट के, मूल अधिकारों से अलग या हटकर जो भी विधि बनाई जाएगी वो क्या होगी? शून्य होगी। वो क्या होगी? शून्य होगी। तो जो भी मूल अधिकारों से असंगत होगी वो क्या होगी? शून्य होगी। दूसरी चीज अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है साथियों कम करना, कम करना या समाप्त करना। मतलब कि मूल अधिकारों को अल्पीकरण मतलब इसको कम और समाप्त करने वाली जो भी विधि, विधि मतलब कानून, जो भी विधि बनाई जाएगी वो क्या होगी? शून्य होगी। तो यहाँ पे आर्टिकल 13 में लिखा गया कि मूल अधिकारों से जो संगति नहीं रखता हो, मतलब कि जो मूल अधिकारों से हटके हो। जैसे मूल अधिकार में अगर लिखा गया है कि राज्य जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और ऐसा कोई कानून बना दे कि वो जो है उसके साथ भेदभाव करता दिखता हुआ प्रतीत हो, मतलब कि मूल अधिकारों से असंगत है, इसका मतलब वो विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। वो विधि को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक बात है। तो मूल अधिकारों से असंगत जो भी विधि होगी वो शून्य होगी। दूसरा कहता है कि मूल अधिकारों को अगर कोई भी विधि कम कर रही है या उसको समाप्त कर रही है, जैसे मूल अधिकार में ये है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, और ऐसा कोई कानून बना के आपकी आजादी को कम किया जाए तो वो क्या कर रही है? आपकी आजादी को तो कम कर रही है, आपकी आजादी को छीन रही है। तो वो विधि क्या हो जाएगी? वो विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो मूल अधिकारों से असंगत पहली बात, और उनका अल्पीकरण करने वाली जो भी विधियां होगी। एक चीज यहीं पे समझना, अब विधियां क्या है ये समझ गया ना कि कम और समाप्त नहीं कर सकती। ठीक बात है। विधि क्या है? विधियां क्या है? विधियां मतलब इसका अर्थ होता है साथियों कानून। कौन कौन से कानून? विधियां में क्या क्या आता है ये चीजें आप लिख लेना यहीं पे, नीचे हेडिंग दे देना विधियां, और विधियां में लिखना क्या क्या आता है। पहली चीज विधि में क्या आती है?
एक स्थायी विधि होती है। स्थायी विधि में क्या क्या आती है, जैसे संसद और विधानमंडल। संसद में कौन, लोकसभा राज्यसभा, और विधानमंडल में कौन, विधानसभा और विधान परिषद। तो स्थायी विधि क्या होती है साथियों, जो संसद और विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं स्थायी विधि। ये क्या कहलाएगी, विधियां में आएगी। दूसरा साथियों होता है अस्थायी विधि। दूसरा लिखना अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में साथियों जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल जो भी आदेश, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो भी अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो भी क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अस्थायी विधि। ठीक बात है, कहोगे सर अच्छी बात है, और क्या क्या विधि में आती है। तीसरी चीज साथियों कार्यपालिका। आपको हम अच्छे से बताए थे कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होते हैं। कार्यपालिका का विधान मतलब कार्यपालिका जो भी कानून बना के इसको लागू करे। जैसे क्या क्या करती है, जैसे कार्यपालिका साथियों अध्यादेश जारी करती है। कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका अध्यादेश जारी करती है। कार्यपालिका साथियों कोई भी नियम विनियम बनाती है। आदेश हो गया, नियम हो गया, विनियम हो गया, ये सब साथियों कहाँ आती है, आपकी विधि में ही आती है। चौथा साथियों वे सभी क्या होती है, रूढ़ी। मतलब अगर आपके समाज में कोई भी रूढ़ी है या कोई भी प्रथा है, अगर वो भी रूढ़ी, तो अगर आपके समाज में कोई भी ऐसी प्रथा है जैसे सती प्रथा है या कोई भी ऐसी रूढ़ी है, जैसे जैसे ऐसा कोई रूढ़ी हो जो आपकी मौलिक अधिकार को कम या शून्य कर रही हो, तो वो क्या आएगी, विधि में होगी। और ऐसी विधियां क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ध्यान से समझना, एक बार फिर से समझना कि मूल अधिकारों से असंगत, मतलब कि ऐसी विधि में क्या क्या होगी, संसद और विधानमंडल जो भी कानून बनाते हैं वो विधि में होती है, वो स्थायी होती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो आदेश जारी करते हैं, अध्यादेश निकालते हैं, वो अस्थायी विधि होती है। कार्यपालिका का विधान जैसे अध्यादेश, आदेश, नियम विनियम जो भी कार्यपालिका बनाती है, तो उसको हम कहते हैं विधि होगी। और ऐसी प्रथा या रूढ़ी जो भी होगी उसको हम कहते हैं विधि। तो ये जितने भी सारी चीजें हैं, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, अगर ये मूल अधिकारों से असंगत हैं या मूल अधिकारों को कम या समाप्त करती हैं, तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी शून्य, वो हो जाएगी जीरो। समझना ध्यान से। आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसी सभी विधियां, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जो भी ये सारी विधियां हैं, अगर ये मूल अधिकार से असंगत हैं या मूल अधिकार को कम या समाप्त कर रही हैं, तो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक बात है, समझ गए। तो मूल अधिकारों से असंगत और मूल अधिकारों से कम या समाप्त करने वाली सभी विधियां क्या होगी, शून्य होगी। विधि क्या है ये लिख लेना अच्छे से, ये आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। एग्जाम में साथियों ये पूछता है अधिकतर कि क्या रूढ़ी और प्रथा भी विधि होती है, तो कहना हाँ होती है। रूढ़ी और प्रथा क्या विधि होती है, कहना हाँ होती है। अगर कोई ऐसी रूढ़ी जैसे सती प्रथा है या कोई ऐसी रूढ़ी या ऐसी प्रथा जो आपके मूल अधिकार को कम या समाप्त करती है, तो हम कहेंगे कि वो शून्य हो जाएगी। तो रूढ़ी और प्रथा भी क्या होती है, विधि होती है। ठीक बात है। अब साथियों यहाँ पे एक विवाद आता है कि मूल अधिकार को अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। अल्पीकरण को मतलब इसको कम नहीं किया जा सकता और इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक बात है। लेकिन एक चीज हम और देखते हैं यहाँ पे कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। मतलब मूल अधिकार को कम या समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मूल अधिकार को दिया जा सकता है, मूल अधिकार को बढ़ाया जा सकता है। तो इसी विवाद में साथियों एक विवाद उत्पन्न हो गया कि क्या मूल अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है। विवाद हो गया साथियों, एक विवाद होता है, इसको अच्छा लिख लेना। फिर हम विवाद पे चलते हैं कि आर्टिकल 13 से संबंधित विवाद क्या है। आर्टिकल 13 क्या लिख लेना, असंगत, अल्पीकरण और विधि क्या है, ये सारी चीजें लिख लेना। ठीक है। अब हम साथियों इस पे आर्टिकल 13 से संबंधित विवाद क्या है, इस पे हम चलते हैं। ये आपका टॉपिक का लास्ट होगा साथियों आज का। विवाद साथियों ये है, विवाद क्या हो गया, विवाद ये हो गया कि क्या मूल अधिकार में संशोधन करके, क्या साथियों मूल अधिकार में संशोधन करके कम या समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 13 में लिखा है कि असंगत या अल्पीकरण नहीं किया जा सकता, संशोधन करके
कम या समाप्त किया जा सकता है। साथियों, विवाद पैदा हुआ कि क्या संविधान संशोधन करके क्या मूल अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है, इससे संबंधित विवाद हुआ। अब विवाद को साथियों न्यायालय में लेके गया गया कि न्यायालय में चला जाए और पूछा जाए न्यायालय से कि क्या इस पे संबंधित जो भी कुछ भी है इस पे कुछ हो सकता है कि नहीं। तो पहला साथियों न्यायालय में केस होता है शंकरी प्रसाद केस। लिखते रहना साथियों, साथ में एग्जाम में पूछता है कि शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा गया। तो शंकरी प्रसाद जो केस होता है साथियों 1950 में, इसमें कहा गया कि हाँ कर सकते हो। क्या कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन करके कम या समाप्त कर सकते हो। शंकरी प्रसाद केस में साथियों जज ने कह दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन करके इसको समाप्त या कम कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। शंकरी प्रसाद ने क्या किया। दूसरा केस होता है साथियों सज्जन सिंह का। किसका होता है? सज्जन सिंह केस। लिखते रहना साथ साथ में। सज्जन सिंह केस होता है साथियों 1965 में, और इसमें भी न्यायालय कहती है कि हाँ आप मूल अधिकार में संशोधन करके उसको कम या समाप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जाओ करो, धूमधाम से करो, एंजॉय। फिर तीसरा केस होती है साथियों गोलकनाथ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है साथियों, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस होता है साथियों 1967 में। 1967 में साथियों 2 साल बाद गोलकनाथ केस का जजमेंट आता है, और इसमें कहते हैं कि ना, आप मूल अधिकार में संशोधन करके आप इसको कम या समाप्त नहीं कर सकते। मतलब आप फंडामेंटल राइट में संविधान संशोधन करके इसको कम या समाप्त नहीं कर सकते। अब नहीं होगा। जो किए 1967 तक, 1967 के पहले जो किए थे वो किए, वो लागू रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1967 के बाद अब आप मूल अधिकार को कम या संशोधन नहीं कर सकते। साथियों इंदिरा गांधी जी की सरकार आई। इंदिरा गांधी ने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, अब हम संशोधन कैसे करेंगे, इसको मूल अधिकार में अगर कुछ बदलना होगा हम कैसे करेंगे। तो क्या हुआ साथियों, एक संशोधन होता है। कौन सा संशोधन? 24वां संविधान संशोधन होता है। इसको हम कहाँ लिखे? यही लिखते हैं। 24वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संशोधन? लिखते रहना। 24वां संविधान संशोधन किया जाता है। और 24वां संविधान संशोधन करके साथियों आर्टिकल जो है 13 में एक आर्टिकल 13(4) जोड़ दिया गया, और आर्टिकल 13(4) जोड़ के ये कहा गया कि मूल अधिकार में संशोधन संसद जो है वो कर सकती है। तो शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि कर सकते हो, सज्जन सिंह केस में कहा गया कि नहीं कर सकते हो, गोलकनाथ में कहा गया कि नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं 24वां संविधान संशोधन जब हुआ साथियों 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें कहा गया कि आप जो है आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया, और आर्टिकल 13(4) जोड़ के ये लिख दिया गया संविधान में कि आप जो है संसद जो है कानून बना के संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार को कम या समाप्त कर सकती है। ध्यान से समझना एक चीज कि 24वां संविधान संशोधन जब हुआ 1971 में, आर्टिकल 13(4) जोड़ दिया गया, और आर्टिकल 13(4) में ये लिख दिया गया कि संसद जो है कानून बना के संविधान को कम या समाप्त कर सकती है। अब फिर इसको चुनौती दी गई न्यायालय में, ये संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी गई। ये 4 लिख लेना, ये 4 लिख लिए, शंकरी, सज्जन, गोलकनाथ, 24वां। अब फिर इसके बाद साथियों इसको न्यायालय में चुनौती दी गई। किसको? 24वां संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी गई। एक बहुत महत्वपूर्ण साथियों केस है केशवानंदन भारती केस। इस पे साथियों हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें मैं आपको साथियों सब कुछ डिटेल में बताएंगे। बस आप इतना समझते चलना है कि केशवानंद भारती केस, इसको चुनौती यहाँ दी गई। 24वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसको चुनौती कहाँ दी गई? केशवानंदन भारती केस में। केशवानंदन भारती केस में साथियों जो है 13(4) जो आर्टिकल है इसको सही ठहराया, इसको कहा कि बिल्कुल सही, एकदम वेल डन, और कहा कि आप धूमधाम से संविधान में संशोधन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 13(4) को सही ठहराया और संविधान संशोधन को क्या कर दिया है, ये जो विवाद था इसको कहा कि आप संविधान संशोधन करके आप संविधान को कम या समाप्त कर सकते हो। लेकिन यहीं पे साथियों केशवानंदन भारती केस में एक मूल ढांचा, एक बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दे दिया गया। घबराना मत कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर और केशवानंदन भारती केस हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उस पर,
और आपको सारी चीजें वहां बताएंगे। तो यहाँ पे साथियों एक मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट साथियों केशवानंदन भारती केस में दे दिया गया और कहा गया कि 13/4 बिल्कुल सही है, एकदम धूमधाम से बनाओ। 24वां संविधान संशोधन जो है बिल्कुल सही है, मूल अधिकार में संशोधन करो, उसको कम करो, उसको समाप्त करो, बिल्कुल करो। लेकिन यहाँ पे एक मूल ढांचा है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे अगर कम या छेड़छाड़ हो रही है या बेसिक स्ट्रक्चर को कम या ज्यादा किया जा रहा है तो फिर ये सही नहीं होगी, तब हम उसको शून्य कर देंगे। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में अगर बदलाव नहीं हो रहा है, जो भी हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है, इसमें अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो केशवानंदन भारती केस में ये कहा गया। और उसके बाद साथियों एक केस आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। कौन सा केस आता है? मिनर्वा मिल्स। और मिनर्वा मिल्स में साथियों केशवानंद भारती केस को सही ठहराया गया। तो ये चीजें अभी हो गई। अब वर्तमान में स्थिति क्या है, ये विवाद हो गई, लिख लिए। केशवानंदन भारती केस में क्या हो गया, मिनर्वा मिल्स केस में क्या हो गया, ये लिख लेना। मतलब अब मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में स्थिति क्या है। आर्टिकल 13 की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है लिख लेना। अगर एग्जाम में आए तो आप क्या मारोगे, एग्जाम में आएगा तो क्या मारोगे। वर्तमान स्थिति है कि क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, तो आप लिखोगे सर बिल्कुल किया जा सकता है। मूल अधिकार में संशोधन, मूल अधिकार में जो संशोधन है वह होगा बशर्ते वह मूल ढांचा में परिवर्तन ना करे, मूल ढांचा के खिलाफ ना हो। कहोगे सर बिल्कुल सही। और क्या स्थिति है दूसरे कि क्या मूल अधिकार में संशोधन कैसे होगा, संशोधन जो है वो किस प्रकार होगा। तो आपको साथियों फर्स्ट वीडियो याद करना, जब बहुमत के प्रकार पढ़ा रहे थे वहां पे बहुमत में टाइप 2 पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि विशेष बहुमत से ही इसको संशोधन किया जाएगा। विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, कुल सदस्यों का उपस्थित और मतदान करने वाले, कुल सदस्य नहीं, जो भी उपस्थित है और मतदान करने वाले। आपको साथियों फर्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें एकदम अच्छे से बताया है। जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो क्या हो, कुल के आधे से कम ना हो। अगर ऐसा रहेगा तो आप उसको क्या करोगे, आप वो उसको संशोधन कर सकते हो। ये देखना साथियों एकदम एग्जाम्पल के तहत, एकदम अच्छे से, एकदम एक एक एग्जाम्पल के तहत आपको वहां पे बताए हैं फर्स्ट वीडियो में। तीसरा और क्या कहता है, तीसरा कहता है कि क्या ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, न्यायालय में से लागू किया जा सकता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल किया जा सकता है। ये हमारे संविधान के जो आर्टिकल 13 से संबंधित जो भी विवाद थे उससे संबंधित ये स्थिति है। ठीक है साथियों, ये हो गई यहाँ पे जाके साथियों आपका एक चीज हो गई कि यहाँ पे ये समझ में आ गया कि आर्टिकल 12 क्या है और आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 12 और 13 साथियों ये हमारी चीजें कहती है। हमने क्या क्या समझा साथियों, ये आपका वीडियो साथियों नहीं रोकेंगे क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करेंगे, 1-1.25 घंटा बहुत है। हम धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात हमने पढ़ा कि संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं देखा, मौलिक अधिकार से संबंधित क्या क्या हमारे संविधान में प्रावधान है ये जानने की कोशिश की, और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को समझा। आर्टिकल 12 में साथियों राज्य की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 13 में बताई गई है कि हमारा जो मूल अधिकार है उसको कम या समाप्त नहीं किया जा सकता, कितना किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इससे संबंधित जो भी विवाद थे इसको हमने विभिन्न केसों के माध्यम से आपके समक्ष रख दिया है। आई होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मस्त एकदम पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, एकदम अच्छे से पढ़िए, धूमधाम से पढ़िए, तैयारी को बेहतर कीजिए साथियों। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका साथियों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।